नमस्कार, बहुत स्वागत है ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर की खबरों के साथ। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए पहलवानों का दिल्ली जंतर मंतर पर धरना आज 15वें दिन भी जारी है। जंतर मंतर पर महापंचायत होनी है, जिसमें देश भर से खापें पहुंच रही हैं। वहीं जंतर मंतर पर किसान की पहुंच भी रहे और टिकरी बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हो रही है। पंजाब की महिला किसानों को पुलिस ने रोका, लेकिन वो बैरिकेडिंग हटाकर दिल्ली में दाखिल हो गई। वहीं महिलाओं के साथ कई किसान नेता भी शामिल हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने अब किसानों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत दे दी है। किसान बस और गाड़ियों में सवार होकर किसान जंतर मंतर जा रहे हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से महापंचायत करेंगे और अगर पुलिस किसानों को हिरासत में लेकर थाने ले गई तो उसी थाने में महापंचायत होगी। इस बीच WFI अध्यक्ष बृजभूषण ने वीडियो मैसेज जारी किया है। उन्होंने कहा कि खाप के मेरे चाचा ताऊ, मैं आपको दिल्ली आने से नहीं रोका है, लेकिन जिस दिन दिल्ली पुलिस की जांच पूरी होगी और अगर मैं दोषी पाया गया तो मैं आप सब के बीच खुद आऊंगा। आप सब मुझे जूते से मार मार कर मेरी हत्या कर देना। वहीं आपसे भी विनती है कि आपके गांव से कोई बच्चा, महिला, लड़की कुश्ती खेलती है तो उनसे 1 मिनट के लिए अकेले में ना ले जाकर पूछ लेना कि बृजभूषण पर जो आरोप लगे हैं क्या वो ऐसा ही है। आपसे यही कहना चाहता हूं कि बच्चे गलती करते हैं, आप ना करें। तो बताते चले कि दिल्ली जंतर मंतर पर धरना देकर बैठे देश के नामी पहलवानों के समर्थन में अब खाप पंचायतें भी खुलकर सामने आ गई हैं। पहलवानों ने राजनीतिक दलों और खाप पंचायतों से समर्थन मांगा था, जिसको लेकर अब हरियाणा की खाप पंचायतों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया है। वहीं आपको बताते चले कि खाप प्रतिनिधियों का कहना है कि खिलाड़ी देश की धरोहर होते हैं। अगर वह खिलाड़ी इंसाफ के लिए धरने पर बैठे हैं तो यह शर्मनाक बात है। हम उनको पूरा सहयोग करेंगे। जिस तरह की उनसे हमसे आवश्यकता होगी वो पूरी की जाएगी। प्रदेश के अलग अलग जिलों से खाप प्रतिनिधि आज जंतर मंतर पहुंचे हैं। तो वहीं जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के उपराज्यपाल को एक और पत्र लिखा है। इस बार सुकेश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को सजाने के लिए की गई खरीदारी और उसके जांच की मांग की है। सुकेश ने दावा किया है कि उसने सीएम के घर के लिए महंगे फर्नीचर और बिस्तर के लिए भुगतान किया है। वहीं सुकेश ने जो पत्र लिखा है उसमें दावा किया गया है कि केजरीवाल के बंगले में जो फर्नीचर लगे हैं वो सत्येंद्र जैन और सीएम केजरीवाल ने खुद चुने थे। आपको बताते चले कि 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस वक्त सुकेश जेल में बंद है। सुकेश ने पत्र में लिखा है कि इन फर्नीचर के अलावा क्रॉकरी भी भुगतान किया गया है। साथ ही साथ 15 थाली फ्लैट और 20 चांदी के गिलास और कुछ मूर्तियां आधिकारिक आवास पर पहुंचाए गए। वहीं सुकेश ने पत्र में लिखा है कि 45 लाख रुपए के ऑलिव ग्रीन रंग का 12 सीटर डाइनिंग टेबल, बेडरूम के लिए 34 लाख रुपए के ड्रेसिंग टेबल, 7 आईने, दीवार, घड़ियां और सब उनसे खरीदा और बिल का भुगतान किया है। वहीं केजरीवाल के आधिकारिक आवास की मरम्मत पर करोड़ रुपए खर्च किए जाने को लेकर उठे विवाद के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों को खर्च के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि 15 दिन में इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है उपराज्यपाल ने। दिल्ली में लोक निर्माण विभाग मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण से संबंधित रिकॉर्ड जब्त करेंगे और कार्यकारिणी कार्रवाई के निर्देश देने का उनके निर्देश असंवैधानिक और लोकतांत्रिक है। तो बताते चले कि सुकेश ने फिर से एक बार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है। दरअसल उसने फिर से एक बार पत्र लिखकर उपराज्यपाल को कहा है कि 45 लाख रुपए का ऑलिव ग्रीन रंग और 12 सीटर डाइनिंग टेबल, बेडरूम के लिए 34 लाख रुपए के ड्रेसिंग टेबल, 7 आईने, दीवार, घड़ियां या सबसे खरीदा और बिल का भुगतान किया है। वहीं केजरीवाल के आधिकारिक आवास की मरम्मत पर करोड़ रुपए खर्च करने का दावा कर रहा है।
तो इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद जुड़ चुके हैं। खेमचंद जी, मेरा सबसे पहला तो आपसे यही सवाल है कि एक आप प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ कि जिस तरीके से पहले भी महाठग ने एक पत्र लिखकर कहा था कि उसने 10 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन को दिया था मनी प्रोटेक्शन के मामले में, और अब फिर से इस तरह का आरोप। देखिए, ये ठग और महाठग के बीच की बातें हैं। लोग ठग और महाठग दोनों एक दूसरे को ठग रहे हैं, दुनिया को भी ठग रहे हैं, लोगों को भी ठग रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से केजरीवाल जी कहते थे 2 कमरे के मकान में रहूंगा, कोई सुविधा नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, घोड़ा नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, और 45 करोड़ उठते को 7,000 पे खर्चा कर देते हैं। कितना बड़ा ठग है। तो सुकेश भी हम सब जानते हैं प्यार में क्या हो रहा है। तो हाँ, सुकेश से अंदर ही अंदर सत्येंद्र जैन की सेटिंग हो रही है, वो पैसे लिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, चुनाव में खर्च किए जा रहे हैं, केजरीवाल ले रहे हैं। अब इनके धीरे धीरे इनके काले चिट्टे खुल रहे हैं। अब एजेंसियां जांच कर रही हैं, पता चलेगा किसका दावा सही है किसका गलत है। लेकिन हाँ, इनके बीच में साठगांठ है कि जनता को लूट रहे हैं, पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, दिल्ली को इन्होंने धोखा दिया है। ये 100% सही है जी, बिल्कुल, क्योंकि सारी पार्टियां जो है एक आरोप लगा रही है कि जो व्यक्ति जो सत्ता में आया था उसने कहा था कि मैं एक आम आदमी की तरह रहूंगा, मैं कभी ना बंगला लूंगा ना गाड़ी लूंगा, लेकिन सारी ये जो उनकी बातें, ये जो उनके वादे थे, वो एक अलग ही फेक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इन्होंने अपनी नैतिकता को तिलांजलि दे दी है और इलीगल काम करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया है और इनको कोई डर भय नहीं है जी। ये आए थे कि भाई हम करप्शन को खत्म करेंगे, लेकिन इन्होंने आके करप्शन को चरम पे पहुंचा दिया है। भयंकर तरीके से इन्होंने करप्शन किया है जी। और अब चारों ओर से दिख रहा है और इनका जो पाप का घड़ा है भर चुका है और फट के बाहर निकल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद खेमचंद शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के उपराज्यपाल को एक और पत्र लिखा है। इस बार सुकेश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को सजाने के लिए की गई खरीदारी और उसके जांच की मांग की है। सुकेश ने यह भी दावा किया है कि उसने सीएम के घर के लिए महंगे फर्नीचर और बिस्तर के लिए भुगतान किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यमुना में धार्मिक कचरा फेंकने से रोकने का प्रयास भी शुरू हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना खुद इस अभियान में जुटे हुए हैं। वहीं मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के धर्मगुरुओं से भी इसमें भागीदारी निभाने की अपील की जा रही है। दरअसल उपराज्यपाल के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए शुक्रवार को जहां जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने संदेश जारी कर लोगों को कचरा यमुना में नहीं फेंकने की नसीहत दी, तो वहीं शनिवार को चर्च के पादरियों ने भी इस मुहिम को आगे बढ़ाया। चर्च के पादरी ने एक परिपत्र जारी कर सभी से कहा है कि पूरी दिल्ली के चर्च उपराज्यपाल के प्रयासों का समर्थन करें, यमुना को फिर से जीवन करने और कचरे के पहाड़ों को समतल करने में सहयोग करें। तो यमुना को स्वच्छ रखने के लिए एक नई मुहिम शुरू की गई है। बताते चले कि जहां पर सभी धर्मगुरुओं ने इसे समर्थन दिया है। दरअसल यमुना में धार्मिक कचरा फेंकने से रोकने का प्रयास भी शुरू हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना खुद इस अभियान में जुटे हुए हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा के धर्मगुरुओं से भी इसमें भागीदारी निभाने की अपील की जा रही है और साथ ही साथ उपराज्यपाल इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए शुक्रवार को जहां जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने संदेश जारी कर लोगों को कचरा यमुना में नहीं फेंकने की नसीहत दी, वहीं शनिवार को चर्च के पादरियों ने भी इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। चर्च के पादरी ने एक परिपत्र जारी कर सभी से कहा कि पूरी दिल्ली की चर्च उपराज्यपाल के प्रयासों का समर्थन करे।
अनिल दुजाना के एनकाउंटर के बाद गिरोह की कुंडली खंगाल रही एसटीएफ और पुलिस की कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। गाजियाबाद में साल 2002 में पहली हत्या के बाद शार्प शूटर के नाम से पहचान बनाने वाले अनिल दुजाना के वेस्ट यूपी का बड़ा गैंगस्टर बनने में कुछ नेताओं का हाथ बताया जा रहा है। वहीं एसटीएफ और पुलिस को राजनीतिक संरक्षण देने वाले कई नाम मिले हैं। खुफिया विभाग की इसकी जानकारी जुटा रहा है। दरअसल आशंका ये भी जताई जा रही है कि इन नेताओं के नाम शासन तक भेजकर इन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। अनिल दुजाना ने साल 2002 में गाजियाबाद में पहली हत्या हरवीर की थी। इसके बाद बिसरख कोतवाली क्षेत्र में रोजा जलालपुर गांव के राजू की हत्या की और इसके बाद अनिल दुजाना चर्चाओं में आया और इसी साल अनिल दुजाना ने गाजियाबाद के गैंगस्टर अमित कसाना संग मिलकर रठौरी गैंग से हाथ मिलाया था। तो अनिल दुजाना के केस में नए खुलासे हुए हैं। बताते चले कि एसटीएफ टीम को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल एसटीएफ और पुलिस को राजनीतिक संरक्षण देने वाले कई नाम मिले हैं। खुफिया विभाग की इसकी जानकारी जुटा रहा है और साथ ही साथ आशंका ये भी जताई जा रही है कि नेताओं के नाम शासन तक भेजकर इन पर शिकंजा कसा जा सकता है। वहीं अनिल दुजाना ने साल 2002 में गाजियाबाद में पहली हत्या हरवीर की थी और इसके बाद बिसरा कोतवाली क्षेत्र में रोजा जलालपुर गांव के राजू की हत्या की गई। इसके बाद अनिल दुजाना चर्चाओं में आया और इसी साल अनिल दुजाना ने गाजियाबाद के गैंगस्टर अमित कसाना संग मिलकर रठौरी गैंग के साथ हाथ मिला लिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कोई तिलक मार का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये पूरे देश की सर्वोच्च अदालत है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये बात ओडिशा में एक कार्यक्रम को संबोधन के दौरान राज्य दक्षिणी और पश्चिमी भागों के हाई कोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग के बीच कही। इसके साथ ही सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि तकनीकी हाई कोर्ट की पाठों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है और अब हर जिले में एक वर्चुअल कोर्ट है। सीजीआई चंद्रचूड़ कटक में स्थित ओडिशा न्यायिक अकादमी में डिजिटाइजेशन, पेपरलेस कोर्ट्स और ई पहल पर राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने ओडिशा के 30 में से 20 जिलों में ई कोर्ट स्थापित करने की हाईकोर्ट प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिलों में वर्चुअल कोर्ट की स्थापना ने ओडिशा हाईकोर्ट को पूरे राज्य का सही मायने में प्रतिनिधि होने में सक्षम बनाया है। मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट तिलक मार्ग का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बल्कि यह देश का सुप्रीम कोर्ट है जो देश के लिए और देश के द्वारा है। इसी तरह हाई कोर्ट वास्तव में राज्य की महानगर राजधानी का हाई कोर्ट नहीं है। बीते कई दिनों से मौसम सुहाना बना हुआ था, लेकिन अब झुलसा देने वाली गर्मी के लिए तैयार रहना होगा। अब सूरज अपने तेवर कड़े कर लेगा, इस कारण गर्मी पड़ेगी और ऐसे में तापमान में भी बढ़ोतरी होनी शुरू होगी। वहीं आपको बताते चले कि अगले सप्ताह तक तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना है। हल्की बूंदाबांदी भी गर्मी से राहत नहीं देगी और वहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर समाप्त होने के बाद लगातार तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। साथ ही साथ शुक्रवार को जहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री था, शनिवार को बढ़कर 45.1 डिग्री तक पहुंच गया है। हालांकि ये मई के महीने के मुताबिक अब भी सामान्य से 4 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 4 डिग्री कम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान मुजफ्फरगढ़ इलाके का है, जहां पर तापमान 36.9 और न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। पीतमपुरा में तापमान 35.9 और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो वहीं दिल्ली में कोरोना के मामले घटने के साथ मौत के आंकड़ों में भी कमी नहीं आ रही है। आपको बताते चले कि शनिवार को भी कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को कोरोना के 113 नए मामले सामने आए हैं और जबकि 303 मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है।
वही जानकारी के लिए बताते चले कि 3 मरीजों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया है। दिल्ली में कोरोना की 1376 जांच हुई है, जिसमें 8.21% मरीज संक्रमित पाए गए हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना के सक्रिय केस घटकर 1097 रह गए हैं। इनमें से 870 मरीज होम आइसोलेशन और 114 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। साथ ही साथ अस्पतालों में भर्ती मरीजों में से 12 मरीज वेंटिलेटर पर और 54 मरीज आईसीयू पर भर्ती हैं। तो आपको बताते चले कि कोरोना के केसेस कम नहीं हो रहे और साथ ही साथ आपको बताते चले कि 114 मरीज अस्पतालों में अब भी भर्ती हैं। दरअसल दिल्ली में कोरोना के मामले घटने के साथ मौत के आंकड़ों में कमी नहीं हो रही है। शनिवार को भी कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को कोरोना के 113 नए मामले सामने आए, जबकि 303 मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई। वही जानकारी के लिए बताते चले कि 3 मरीजों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया। दिल्ली में कोरोना की 1376 जांच हुई है, जिसमें 8.21% मरीज संक्रमित पाए गए हैं और वहीं दिल्ली में कोरोना के सक्रिय केस घटकर 1097 रह गए हैं। इनमें से 870 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। वहीं आपको बताते चले कि 114 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। अस्पतालों में भर्ती मरीजों में से 12 मरीज वेंटिलेटर पे हैं और 54 मरीज आईसीयू में अभी भी भर्ती हैं। तो आपको बताते चले कि कोरोना के केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मामले घटने के साथ मौत के आंकड़ों में भी कमी नहीं हो रही है। शनिवार को भी कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को कोरोना के 113 नए मामले सामने आए, जबकि 303 मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। और वहीं जानकारी के लिए बताते चले कि 3 मरीजों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया है। दिल्ली में कोरोना की 1376 जांच हुई है और जिसमें 8.21% मरीज संक्रमित पाए गए हैं और दिल्ली में कोरोना के सक्रिय केस घटकर 1097 रह गए। इनमें से 870 मरीज होम आइसोलेशन में हैं और 114 मरीज अस्पताल में अब भी भर्ती हैं। वहीं अस्पतालों में भर्ती मरीजों से 12 मरीज वेंटिलेटर पर हैं और 54 मरीज आईसीयू पर भर्ती हैं। दिल्ली एनसीआर की खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।